ठीक है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। काफी समय पश्चात हमारी मुलाकात हो रही है दोस्तों। आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था, तो ऑफ कोर्स मेरा भी एग्जाम एनटीपीसी का था, तो फाइनली हो चुका है एनटीपीसी का एग्जाम। तो इसके बाद से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट मैंने कर दी है। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स को, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो और एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो लेक्चर आपके सामने आ रहा है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए। आपको कैसा लगता है वीडियो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ सजेशन आपको देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में अपन आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स में जैसा कि मार्कर क्यों चला रहा है, ठीक है। तो बेटा फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। आई होप आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स में दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन जिसे आप हिंदी में गति के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होती है वही गति? तो सर आप बोलेंगे जो गति होती है, मान के चलो आप किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान जा रहे हैं, आप अपने घर से रोड पे निकल रहे हैं, तो आपको कुछ क्या करना पड़ रहा है, गति करना पड़ रहा है। मतलब कि एक तौर से फिजिक्स की भाषा में अपन बोल सकते हैं मोशन इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। तो आपकी एनर्जी जो है लग रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है, और उसके साथ ही साथ आप क्या लगा रहे हैं, कुछ फोर्स भी लगा रहे हैं। तो इसी से मिलकर जो बनता है क्या, हमारा मोशन, ठीक है। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें मोशन की, तो आप लिख सकते हैं मोशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। तो मोशन की दोस्तों डेफिनेशन की अगर अपन बात करूं मैं, डेफिनेशन, ठीक है, क्या होता है मोशन। तो देखिए समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, अब इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि समय के साथ स्थिति में अर्थात पोजीशन में कैसे चेंजेस हो रहा है। तो मान के चलो कि आप अगर यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पर अभी बजा है 10, ठीक है, 10 o'clock हो रहा है, और यहाँ से आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी और बी पॉइंट पे आप पहुंच गए, और यहाँ पर टाइम हुआ है दोस्तों 11, ठीक है। तो इसी को मोशन बोलेंगे। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट लिया जाता है जहां से उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट, या इसे सापेक्ष बिंदु भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सापेक्ष बिंदु, ठीक है। क्या होता है भाई सापेक्ष बिंदु? तो एक ऐसा रिफरेंस अपन मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर अपने को शो करना है कि इसकी जो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति एक्स है, इसकी स्थिति में कितना चेंजेस हुआ, तो जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसी को अपन रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ए होगा, और ए के सापेक्ष समय के साथ वो अपनी पोजीशन को जैसे चेंज करता है, उसी को क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। समझ में आया आपको गति? वही बात करें अपन काय की, रेस्ट की, अर्थात विराम अवस्था की। देखिए दो ही चीज होती है, या तो वस्तु गति कर रही होगी या वस्तु विराम अवस्था में होगी। तो भैया विराम अवस्था में क्या होता है, तो देखिए विराम का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है, और रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, समय के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन में चेंजेस नहीं कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विराम की स्थिति, ठीक है। तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, समय के साथ
पोजीशन में नो चेंज, ठीक है। समय के साथ पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता तो उसको बोलेंगे अपन रेस्ट। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये एक पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 10, ठीक है। 10 बजे भी ये इसी स्थान पर है, 11 पे भी ये इसी स्थान पर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये वस्तु कैसी है, रेस्ट में है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्या आपसे डेफिनेशन पूछेगी, हाँ बताइए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा कि एक क्वेश्चन आप लिखिए कि यदि एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु या कोई भी दो वस्तु की मान के चले, वो एक ही समय में विराम अवस्था या गति की अवस्था में हो सकती है या नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, दो कार है, समान गति से चल रही है, समान गति से चल रही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये दोनों कार एक समय पर गति की अवस्था में या विराम अवस्था में रह सकती है या नहीं, आप बताइए यस और नो। दो कार है, समान गति से चल रही है, आपको बताना क्या है, एक समय में, एक समय का मतलब आप कोई भी समय ले सकते हैं, 10 बजे 4 बजे, ठीक है। एक समय में एक साथ गति की अवस्था या विराम अवस्था, गति की अवस्था या विराम अवस्था में रह सकती है, या नहीं, ठीक है। तो आपका भैया आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिल्कुल रह सकती है। ये किस प्रकार से आप समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट आया है, इसको कंसिडर करेंगे कि समान गति मतलब उन दोनों की कार कैसी स्पीड में चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रही है। आप देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि एक कार ए है, ठीक है, ये एक कार क्या है, थोड़ा कार बनाना पड़ेगा मुझे। एक कार ए है, इसकी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समान दूरी, समान डिस्टेंस पे चल रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है और इसकी भी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर आप पता करना है कि कौन सी वस्तु गति में है या कौन सी वस्तु विराम अवस्था में है, तो उसके लिए बेटा क्या सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मैंने रेफरेंस पॉइंट अभी आपको बताया है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति को निकाला जाता है। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष वस्तु अपनी पोजीशन में परिवर्तन नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वस्तु क्या है, रेस्ट में है। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में या रिस्पेक्ट में अगर वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, भाई वस्तु कैसी है, मोशन में है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये कार की स्पीड सेम है तो ये इससे आगे निकल सकती है क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकती। मतलब कि अगर इस कार को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, इसके सापेक्ष ये कैसी है, विराम अवस्था में है, ठीक है। इसके सापेक्ष क्या है, ये विराम अवस्था में है। और बात करें, ये सड़क के किनारे पेड़ रहते हैं, क्या रहते हैं, पेड़ रहते हैं। तो पेड़ को अगर अपन रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, पेड़ को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो आप मुझे बताइए कि क्या पेड़ के सापेक्ष कार की पोजीशन में चेंजेस हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए दोस्तों कार इस रेफरेंस पॉइंट अर्थात इस पेड़ के सापेक्ष क्या रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल की समझते हैं, और एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं। देखो आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप अगर बस में ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं
तो आपके साथ आपका दोस्त बैठता है बगल वाली सीट पर, तो आप उस दोस्त के रेफरेंस पॉइंट, अगर आप दोस्त को मान लिया जाए तो उसके सापेक्ष आपकी स्थिति कैसी होगी, विराम अवस्था में होगी। आप बैठे के बैठे हैं एक जगह, ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट के कारण ही आपकी स्थिति कैसी हुई है, विराम अवस्था में हुई है। और अगर रेफरेंस पॉइंट हम मान ले कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे क्या है, वृक्ष है, कार है, ठीक है, तो उसके सापेक्ष आपकी स्थिति क्या है, मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट का फंडा आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी वस्तु की स्थिति या पोजीशन किस पर निर्भर करती है। तो आपको याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट आपको एक ऑप्शन में दिखाई देगा, उसको आपको राइट करना है, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, अगले पे चलते हैं अब। तो दोस्तों आपको रेस्ट और जो मोशन है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मोशन में कोई भी वस्तु कब रहेगी, जब समय के सापेक्ष वो अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, और रेफरेंस पॉइंट हमको देना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मोशन की। गति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोशन अर्थात गति के प्रकार, ठीक है। तो आप अगर रोड पे घूमते हैं, आपने देखा होगा भिन्न भिन्न टाइप की गति होती है, ठीक है। तो अपन गति की बात करें तो दोस्तों, एक जो फर्स्ट टाइप होता है गति का, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे आप, इसलिए अपन बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, या इसी को आप बोल सकते हैं स्थानांतरणीय गति, स्थानांतरणीय गति। भाई ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। चलो बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, ठीक है। तो दोस्तों सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं, तो आप जब देखते होंगे कि कोई कण एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचूं, या इसे आप एक सड़क बोल सकते हैं, ठीक है, इस लाइन के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, या किसी एक पैरेलल लाइन के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। दूसरी बात आती है वृत्ति गति और घूर्णन गति की। सेकंड क्या है, वृत्ति गति, वृत्ति गति या घूर्णन गति, घूर्णन गति। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वृत्ति गति को सर्कुलर मोशन और रोटेशनरी मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेशनरी मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए वृत्ति गति का सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, वो कौन सी गति में चक्कर लगाती है, वृत्ति गति में चक्कर लगाती है, ठीक है। घूर्णन गति की अगर अपन बात करें तो घूर्णन गति क्या होती है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं हम क्या, घूर्णन गति। कितना चक्कर लगाती है आपको पता है, 23.5 डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई है, उसके अराउंड ही चक्कर लगाती है। इसका एक एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यहाँ से कि बताइए कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं, तो वो गति होती है दोस्तों घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर जो है दिन और रात होते हैं। अगला बात करें पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन अर्थात ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं, तो वो वृत्ति गति के कारण होते हैं, सर्कुलर मोशन के कारण होते हैं,
ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल था। अब थोड़ी इसकी फिजिक्स में डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, इसके परिधि के अराउंड गति करेगा, मतलब कि ये एक कण है और इस वृत्ताकार मार्ग पर ये गति कर रहा है, इसको बोलेंगे क्या? वृत्तीय गति। ठीक है, और एग्जाम्पल ये एक सेंटर मान लिया जाता है, ये केंद्र है और ये जो मार्कर है इसके चारों ओर जो है गति करेगा, इस गति को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। और वही घूर्णन गति की बात करें दोस्तों, दोनों में अंतर है, आपको अंतर पता होना चाहिए। अंतर आप आज स्पष्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, दूसरा हमारी है घूर्णन गति। तो देखिए ये एक एक्सिस है और ये इसके अराउंड क्या कर रही है? गति कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। अब देखिए बाबू इसमें अंतर क्या है? अंतर स्पष्ट आपको करना जरूरी है कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक अंतर मैं बताऊं तो क्या होता है कि अगर कोई ये पाथ है, सर्कुलर पाथ है या ग्राउंड है, आप ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो आप क्या काम करते हैं? आपके सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप मुड़ रहे हैं तो आपका एक ही पार्ट गति करेगा, मतलब कि आप समझिए ऐसा। और एग्जाम्पल की बात करूं, ये कार है और कार एक राउंड वाले सर्कल में गति कर रही है तो वो सिर्फ कार ही गति कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और चीज बात करते हैं पार्टिकल की। ठीक है, वृत्तीय गति में किसी भी कण के सभी पार्टिकल गति करें यह आवश्यक नहीं है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु ही एक इसके अराउंड गति करेंगी, एक सर्कुलर मोशन के अराउंड गति करेंगी। और घूर्णन गति की बात करूं तो वस्तु के सभी कण, मतलब कि ये जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये जो मार्कर है जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इसके सभी पार्टिकल जो है आपस में क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी घूर्णन गति। आई होप आपको बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी। एक पॉइंट एग्जाम में जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है आप उसे लिख लीजिएगा कि बताइए क्या वृत्तीय गति त्वरित होती है? त्वरित होती है या नहीं? ठीक है, इसका आंसर होगा बिल्कुल होती है, यस। क्योंकि दोस्तों देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, आप मौत के कुएं का उदाहरण देंगे, उसमें क्या होता है भाई, जब भी करतब दिखाने वाला मौत के कुएं के अराउंड चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड जो है सेम होती है। ठीक है, और हमें पता है दोस्तों त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? अपन त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन इसी प्रकार से हो जाता है कि वेग जबकि समान है लेकिन फिर भी जो है इसे त्वरित क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर एक वस्तु है। ठीक है, मान के चलो किसी टाइम में यहाँ पर वस्तु होगी तो इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर डायरेक्शन इसकी इस टाइप से है, यहाँ पर अगर वस्तु आ जाती है तो इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है। तो मतलब कि समय के सापेक्ष वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? त्वरित गति बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगली जो गति है हमारी दोलन गति या कंपनिक गति। थर्ड वाली जो आप लिखेंगे, थर्ड क्या है? थर्ड प्रकार है गति का, मोशन का, वो क्या है? दोलन गति। थर्ड क्या है? दोलन गति, गति या कंपनिक गति। कंपनिक गति इसे बोलते हैं ऑक्सीलेशन, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, इसे बोलते हैं वाइब्रेशन। देखो दोनों में डिफरेंस है, क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम के सापेक्ष ये एक पॉइंट है और इसके सापेक्ष क्या है? पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, इस गति को बोलते हैं हम क्या? दोलन गति। अगर इनका जो एम्पलीट्यूड है, इनका जो आयाम है, आयाम का मान जब एक क्षण ऐसा आता है कि इसमें एनर्जी नहीं बची होती है और आयाम का मान बहुत ही कम रह जाता है, मतलब कि
नगण्य बोल सकते हैं आप, चुन्नू सा रह जाता है। ठीक है, जब इस चुन्नू से आयाम रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंपनिक गति, वाइब्रेशन गति। ये थोड़ी सी जगह में ही ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आयाम समझ में आ रहा होगा। आयाम क्या होता है आप थोड़ा देख लीजिए, जिसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आयाम जिसे आप क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, देखिए अपनी मध्यमान स्थिति के मतलब कि मीन पॉइंट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। सिंपल भाषा में आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि अपनी माध्य पोजीशन के सबसे पीक पर जो जाता है, ठीक है, सबसे जो पीक पर जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ से यहाँ पर पेंडुलम आ चुका है, इसके इधर नहीं जा सकता, इसका आयाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ होती दोस्तों, कुछ गति होती है इसके अलावा भी, जिसे आप अक्सर पढ़ते होंगे और यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो वो गति क्या क्या होती है, तो इनको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होती है वन डायरेक्शनल मोशन, वन डायरेक्शनल मोशन, एक विमी गति। दूसरा है टू डायमेंशनल मोशन, मोशन द्विविमी गति। और थर्ड होता है हमारा त्रिविमी गति, त्रिविमी गति जिसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायरेक्शनल मोशन की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक सड़क पर दौड़ती हुई कार को। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, वन डायरेक्शनल मोशन का। देखो एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एक पत्थर का गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष या बोलना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति। मान के चलो ये मैंने पेन को फेंका और एक गुरुत्वाकर्षण के कारण कैसी हो गई, नीचे आ गई। तो बताइए इसमें कौन सी मोशन हुआ, तीनों में से कौन सा मोशन हुआ, वन डायरेक्शनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो दोस्तों इसमें भी क्या हुआ, वन डायमेंशनल मोशन हुआ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल मोशन वे होता है जब वस्तु एक दिशा में ही ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ये ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इधर ही जाएगा या इधर भी जाएगा, मतलब कि अपने जो है एक दिशा में गति करेगी। ठीक है, अपने लेफ्ट या राइट दोनों साइड गति कर सकती है, उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। सॉरी केवल एक दिशा में एक डायरेक्शनल में गति करेंगी, मतलब कि ये ईस्ट साइड में ही जाएंगी, इसे क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो ये दोनों ही दिशा में गति कर सकती है, मतलब कि लेफ्ट साइड भी जा सकती है और राइट साइड भी जा सकती है। उस गति को हम बोलते हैं क्या, टू डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन का कौन सा है, सर्कुलर मोशन में गति करता हुआ कोई भी पिंड, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो भी गति करेगा उसे आप बोलेंगे टू डायमेंशनल गति। समझ में आ रहा है आपको। वन डायमेंशनल गति की बात करें तो जो लीनियर मोशन में गति करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशनल गति। थर्ड डायमेंशनल गति या थ्री डायमेंशनल गति की बात करूं तो ये क्या होता है दोस्तों, तो थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जिगजैग में गति करती है, जिगजैग में गति करती है, मतलब कि कभी नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगी, कभी ईस्ट में चलेगी, कभी साउथ में चलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आकाश में उड़ते पक्षी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आकाश में उड़ते पक्षी की गति कौन सी गति कहलाती है। ऑप्शन इसी में से कोई भी एक दिया रहेगा और आपको क्या टिक करना है, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मतलब कि तीनों दिशाओं में गति कर सकती है। ये केवल एक दिशा में गति करेंगी और ये क्या होता है, दो दिशा में गति होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशनल मोशन। आपको समझ में आया इतना?
ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट की, ठीक है, कुछ टर्म की, मोशन से रिलेटेड टर्म की। देखो साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, जैसा जैसा पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप वैसे वैसे लिखते चलिएगा, ठीक है। सम बेसिक टर्म्स बात करते हैं हम, सम बेसिक टर्म, शब्दावली बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपको मैंने बता चुका हूं, इस पे ज्यादा हम समय ना गवाएंगे। अगला पॉइंट होता है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा होता है दूरी या डिस्टेंस, ठीक है। चौथा पॉइंट पाथ की लेंथ। अब एक एक से आप अब समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट आपको मैंने बता चुका हूं, किसी भी एक स्थिर बिंदु, स्थिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक स्थिर पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की चाल की या वस्तु की मोशन की गणना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। चलो, विस्थापन और दूरी डिस्टेंस में क्या अंतर है इसकी बात करते हैं। विस्थापन का भी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले आप विस्थापन को समझिए फिर दूरी को समझते हैं, या पहले आप दूरी को समझ लीजिए क्योंकि दूरी आसान है। दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, देखिए, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पाथ की लंबाई, पाथ मतलब कुल पथ की लंबाई। मान के चलो कि आप यहां से ए पॉइंट से चलते हैं और यहाँ पे आपका स्वीट होम है, यहां से आप ये सड़क गए, बी गए, फिर ये आए, फिर ये आए और फाइनली आप अपने घर पहुंच गए। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 5 10 10 20 और 5 25। मैं पूछूंगा आपसे भाई आपकी डिस्टेंस क्या हुई, तो आप बोलेंगे 25 किलोमीटर। मतलब ये टोटल पाथ की लंबाई है। टोटल पाथ की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम, दूरी बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। टोटल पाथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जो भी वस्तु कुल पाथ की लंबाई, जो भी वस्तु कवर्ड करती है टोटल पाथ की लंबाई को, उसी को क्या बोलते हैं हम, दूरी बोलते हैं। वही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की। तो इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों, मिनिमम पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दोनों की ही एसआई यूनिट की बात करूं, चाहे दूरी की या विस्थापन की, तो एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा विस्थापन की एसआई यूनिट या क्या होती है, तो बताइए, तो मीटर होती है। दूरी की, डिस्टेंस की भी मीटर होती है और विस्थापन की भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर ही होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये यहाँ पर आप खड़ा था तो यहाँ पर अपने बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए। इसकी है 5, इसकी है 3 किलोमीटर। तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप दूरी की बात करें तो, डिस्टेंस की बात करें तो आप इजीली कवर बता सकते हैं कि मैंने डिस्टेंस बताया था टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये 5 किलोमीटर ये चला,
और 5 किलोमीटर ये चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8 किलोमीटर। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब कि यहाँ से आप सीधे ये भी आ सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ से इसकी जो लेंथ आप निकालेंगे उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है दूरी से कम ही आएंगी, मतलब कि 8 किलोमीटर अगर दूरी है तो डिस्प्लेसमेंट 8 से हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, ये होगा 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4। ये कैसे निकाला, पाइथागोरस आप लगा देंगे निकल जाएगा, ठीक है। यह ट्राइंगल भी होता है 3 4 5 का, ठीक है। 5 और 25 3 3 9 25 और 9 इसको 4 मान लीजिए, ये होगा 7, ये होगा 5, 4 4 16 3 3 9 16 9 25 और 5, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 आया। मैंने क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से कम होगा, तो यहाँ पर देखिए आप कम ही आया है, 5 किलोमीटर आया है और ये 7 किलोमीटर आया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और आप समझिएगा, अगर हम रेशियो की बात करें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, तो ये इस क्या होगा, ये हमेशा 1 से लेस देन होगा या इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा और आपको रटना नहीं है, समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसे इक्वल 1 के बराबर कर दे तो गुणा करें तो ये इधर आ जाएगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। और एक पॉइंट की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो दूरी होती है हमारी, ये हमेशा कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है और कभी भी 0 नहीं होती, कभी भी 0 नहीं होती। ये लिखिएगा, ऐसा का ऐसा लिखेंगे, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और कभी भी 0 नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ये कैसे, अब आप समझिए। ये मैंने वस्तु को फेंका, फिर से आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ। और एक एग्जांपल की बात करूं, सर्कुलर मोशन पे अगर कोई धावक दौड़ रहा है, यहां से उसने रेस स्टार्ट किया और यहां पर ही रेस खत्म कर दिया, तो यहां पे विस्थापन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को ही आप बोलेंगे क्या, विस्थापन। उसी को क्या बोलेंगे आप, क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का अंतर ही विस्थापन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, प्रारंभिक बिंदु भी A था और लास्ट पॉइंट भी A था, यहाँ पर A माइनस A क्या हुआ 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। समझ में आया, चलो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो बचा हुआ है बहुत सारा मोशन में, अभी तो स्टार्टिंग है ये चैप्टर का, 3 से 4 दिन में चैप्टर खत्म होता है, तो पूरा का पूरा अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बाद MCQ लगाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके जो MCQ है वो पूरे बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं MCQ के, उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना है। कुछ सजेशन हो तो आप दे सकते हैं अपनी ओर से, उसे हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे।
तो आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतना सपोर्ट किया, हमें इतना प्यार दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, एंड तैयारी आप अच्छे से कर दें।